बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पार्लियामान ने नैब के लिए नए SOPs तैयार कर लिए हैं और उन नए SOPs के मुताबिक नैब जो है वो बराह रास्त किसी सियासतदान को गिरफ्तार नहीं कर सकता था। अब जब हुकूमत की तरफ से ये प्लान के अंदर शामिल किया गया है तो माजी करीब के अंदर हुकूमत ये मौक़िफ़ अपना रही थी कि नैब का खात्मा किया जाएगा और ये मौक़िफ़ जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ज़बान से सबसे पहले सामने आया था। उन्होंने इसको तरजीहात के अंदर शामिल करने की बात की थी और बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमा ये समझते थे कि नैब के इदारे को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी बुनियाद के ऊपर जो नए SOPs तैयार किए जा रहे हैं उसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की इख्तियारात को किसी हद तक महदूद किया गया और बराह रास्त किसी सियासतदान को गिरफ्तार ना करने की बातें हुई। क्योंकि आपको ये याद होगा कि जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत थी तो उस वक्त नैब के इख्तियारात के हवाले से और करप्शन केसेस के हवाले से ये बात हुई थी कि कितने करोड़ के केसेस होंगे जहां पे नैब उनकी इंक्वायरी कर सकता है और उससे कम केसेस जो हैं वो दीगर एजेंसीज को मुंतकिल हो जाएंगे, जिसमें एंटी करप्शन है, जिसमें फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो केसेस देखेंगे और नैब जो है वो 50 करोड़ से ज़ायद के केसेस देखेगा। और अब जो नए SOPs तैयार हुए हैं उसके मुताबिक नैब बराह रास्त किसी सियासतदान को गिरफ्तार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ 24 इदारे जो हैं उनकी निजकारी प्रोग्राम के लिए इस वक्त गुफ्तशुनीद हुई है, उसके ऊपर इजलास हुआ है। वज़ीर ख़जाना उसके अंदर अगर थे तो साथ ही साथ वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब भी उसके अंदर मौजूद थे और निजकारी के हवाले से प्लान तरतीब दिया गया है। कल ये बात मंजर आम के ऊपर आई थी कि निजकारी का प्लान जो है उसे 5 साल कर दिया जाएगा और 5 साल के प्रोग्राम के अंदर तमाम इदारे जिनकी निजकारी करनी है उनकी निजकारी को मुमकिन बनाया जा सकेगा। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के हवाले से बातें मंजर आम पे आई और उसकी बिड के लिए मुख्तलिफ लोगों से राब्ते भी किए गए हैं कि बिड के अंदर हिस्सेदारी कौन लेता है। तो उसमें पाकिस्तान के बारूफ ताजिर भी थे, उन्होंने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। अगर पाकिस्तान के इस वक्त सियासी मंजरनामे को देखा जाए तो सियासी मंजरनामे में राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं उन्होंने ये बात की है कि हम बतौर जमात, सियासी जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से बात करने को तैयार हैं। एक वक्त में कि जब कल का इजलास हुआ है, कल के इजलास में ये बात हुई थी कि बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कल भी ये बात की। वज़ीर जो दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी बात की कि उनके साथ बातचीत हो सकती है लेकिन माफ़ी के ऑप्शन के ऊपर। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने बतौर सियासी जमात बात करने का इंदिया दे दिया है। तो दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से जो कल एक राय मंजर आम पे आई थी कि आम माफ़ी के बाद आगे बढ़ने की बात करते हैं और आगे को चलते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। क्योंकि इसी तनाजुर में कुछ कुव्वतों के बारे में ये बात की जाती है, कुछ सियासी पॉलिटिकल यानी स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके बारे में ये बात की जाती है कि वो मुफाहमत के लिए कोशिशें कर रहे हैं और उनकी जो कोशिशें हैं वो किस हद तक जो है पाए तकमील तक पहुंच सकती हैं या माजी की तरह वो रायगा जाएंगी, ये देखने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब वो ये कहते हैं कि अब ऐवान नहीं मैदान होगा और तमाम के तमाम फैसले जो हैं वो मैदान के अंदर होंगे। उन्होंने अपने मिलियन मार्च के सिलसिले में तीसरा जलसा कर लिया। एक सिंध के अंदर हो चुका, एक बलोचिस्तान के अंदर हो चुका, एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो चुका, अब एक जो है वो पंजाब के अंदर होगा और फिर उसके बाद ये जलसों का सिलसिला चल जाएगा। और वो इस बात के ऊपर मुसर हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये असल हुकूक के तहत वजूद में आने वाली पार्लियामेंट नहीं है, ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बारहा उनके साथ रवाबित के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहा है लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। दूसरी तरफ आईन तहफ़्फ़ुज़ जो तहरीक है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसने हाथ बढ़ाने की कोशिश की है। एक तो वो मंसूरा आए और मंसूरा आके उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया कि आप इसके अंदर शामिल हो जाएं। तो दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि अनकरीब मौलाना फजलुर रहमान साहब और जमात इस्लामी जो है वो इस तहरीक का हिस्सा होगी। अब ये तहरीक जो है मुल्क के तूलो अर्ज़ में किस तरीके से परफॉर्म करेगी। दूसरा ये कि किसानों के मामले को लेके किसान कितना आगे बढ़ सकते हैं, तो इस पूरे मंजरनामे पर बात करेंगे। तो लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, अब आप माजी के देखें तो माजी में जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके ऊपर बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात के शिकार थी। उन्होंने वफाक को भी दरखास्तें दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी वो बात करते रहे कि क्या बनेगा,
किस तरीके से ये असेंबली चलाएंगे। ये असेंबली जो है वो आवाम की नुमाइंदा नहीं है। यहां पे कौन से हुकूक की बात होगी कि इतना अरसा हो गया असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जा सका, और जिसके पीछे मंतक ये बयान की जाती थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस वजह से इजलास नहीं बुला रहे कि सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन अब पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वो जो गवर्नमेंट है वो इजलास बुलाना चाहती है, लेकिन उस रिक्वेजिशन पे गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, ये अभी का जो सियासतनामा है जिसमें नैब के लिए नए एसओपीज मुतारिफ करवाए गए हैं और जिसमें यह बात की गई है कि वो बराह रास्त सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा, अब इससे कितने अफराद की या कितनी पार्टीज की बचत होती देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दो चीज़ें हैं यासर, पहले तो ये फैसला हो जाए कि कौन से सियासतदान हैं जिनको नैब गिरफ्तार नहीं कर सकती। मैंने वो सारे कवानीन देखे हैं, एक माह से लेकर एक साल सजा भी कि उन्होंने का तयन भी कर दिया है। ये भी कहे कि जनाब किसी भी रुकने असम्बली को, किसी भी सेनेटर को गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक पूरे सबूत नहीं मिलते, फला 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 सारा कुछ। और यहां पर तो नैब तो फिर एक बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है। आपने कल देखा नहीं, बैरिस्टर गौहर एमएनए है, एक पार्टी का चेयरमैन है, चले छोड़ दो, उस पार्टी का चेयरमैन है, एमएनए है। आपने देखा पुलिस ने किस तरह गिरफ्तार किया, किस तरह छुड़ाया गया। यहां पर किसी चौक चौराहे में, गली मोहल्लों में जिसकी भी हुकूमत हो, जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसको चाहे उठा लेते। अगर ये नैब पे कानून लागू हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर यह कानून लागू होना चाहिए पुलिस पे भी, फिर यह कानून लागू होना चाहिए उन तमाम अदारों पे जो लोगों को उठाते हैं, पुलिस हो, एफआईए हो, कोई भी हो, उन्हें कहा जाए जनाब एमएनए एमपीए को उठाने से पहले आप स्पीकर से पूछ लें, उन्हें बता दें जनाब हम आपके फलां शख्स को उठाने लगे हैं, और फिर उसके बाद ये भी कह दें ना, ये भी रूल बना दें कि जनाब प्रोटेक्शन आर्डर पर जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब के दौर में लोग जेलों से आते थे, कई कई दिन होटलों में रहते थे, उनकी वजह से इजलास चलता था, इसी तरह कौमी असम्बली में किस होता था, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होता और सिर्फ ये हो कि ये कानून बन गया है, और वो कानून रहे किनके लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए जो इक़्तिदार में है, जो इत्तेहाद में है, जो मर्जी में है, फिर तो ठीक है, फिर बिल्कुल ठीक है, फिर चलने दें। लेकिन अगर ये कानून सबके लिए होगा तो फिर तो ये कानून चलेगा ना। लेकिन मैं आपको वक्त से पहले बता देता हूं, ये कानून सबके लिए नहीं है, ये कानून किसी सूरत में भी सबके लिए नहीं है। और इस कानून में ये जो कानून फौरी बना है ना, मैं आपको ये भी खबर दे दूं, 3 पिटीशंस तैयार हो रही थी, 3 पिटीशंस, बड़ी खबर दे रहा हूं आपको, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, 3 पिटीशन तैयार हो रही थी तोशा खाना के हवाले से जी। 3 पिटीशन, इन पिटीशन में तोशा खाना था और दीगर चीजें थी जिसमें कई हुकूमती लोगों के नाम थे कि इनको भी गिरफ्तार करें, इनको भी, इनसे भी इन्वेस्टिगेशन की जाए, इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। तो उन्होंने कहा कि सिलसिला ही मुका छोड़ो। वो आज़मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि साहिबा कहती हैं कि नाकदीन कारकर्दगी पे बात नहीं कर सके तो इसलिए किरदार कुशी करते हैं। उन्होंने आज आके टमाटर, प्याज, उसका रेट आके बताया, उन्होंने कहा देखें जी वो रमज़ान में क्या रेट था और अब क्या हो गया, अब कोई बोलता नहीं। कितने का उनसे पूछना था रेट, क्या हुआ, पूछा आपने? उन्होंने 120 रेट बताया, उन्होंने टमाटर तो 50 रुपए के बता दिए उन्होंने। मुझे 50 रुपए के टमाटर ले दें यार जहां से मिलते हैं, बल्कि अपने प्रोड्यूसर साहब से हम कहते हैं, इनको ज्यादा पता होता है कि कहां से मिलते हैं। ये उस दिन आटा भी मुझे लेके दे रहे थे, इनसे पूछ लें ना कहां से मिलते थे, कि ले ले यार हम भी, और उसके बाद गरीबों को बांट दे जाके, हम के यार चले कैसे जगह। और भाई बात यह है कि अगर आप क्यों बोलते हैं कि आपके लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था रोटी 4 रुपए की होगी,
ये हमने नहीं कहा था, आपके मंशूर में था 300 यूनिट फ्री होगा। आपके मंशूर में था कि डॉलर यहां तक आ जाएगा, आपके मंशूर में था मेडिसिन इस तरह मिलेंगी, आपके मंशूर में था इतनी नौकरियां मिलेंगी। भाई आपके मंशूर में था ना, हम पूछे भी ना, हम ये कहे भी ना कि जनाब आपने जो वोट फार्म 47 45 या किसी भी तहत लिए हैं, उन वोटों को जो लिया है, जिस मकसद के लिए लिया है, जो आपने नारा लगाया था जनाब, उसके मुताबिक रेट क्यों नहीं हुआ? क्या आइंदा 2 सालों में अगर ये रहे तो रेट हो जाएगा? तो उसका जवाब आपके सामने है। कल आप ही के प्रोग्राम में राना एहसान अफजल साहब ने कहा कि 70% के साथ गंदम बेच चुका है, और आपने जब सवाल किया किसको बेच चुका है, तो उन्होंने इकरार किया मिडल मैन को। वो मिडल मैन क्या फिर वो गंदम 2900 रुपए की, 2400 रुपए की, 2800 रुपए की, 2600 रुपए की, 2200 रुपए की बेचेगा? नहीं, वो 5000 की बेचेगा, प्रॉफिट लेगा, अपनी खून निचोड़ेगा, सब कुछ करेगा, और हमारी हुकूमत फिर बैठी सुख की बांसुरी बजाती रहेगी और कुछ नहीं करेगी। तो आप कहते हैं कि जरा बंदे भी गिरफ्तार ना हो, आप कहते हैं गिरफ्तारियां, और यार ये तो मैंने बताया कि ये सारा काम उन 3 पिटीशंस की इतला मिलने पर, जिसके तहत ये फैसला हुआ था कि जनाब अगर आप राना अजीम को पकड़ रहे हैं, यासर रशीद को पकड़ रहे हैं, अगर आप अब्बासी साहब को पकड़, हमारे अब्बासी साहब नहीं पकड़ इनको पकड़ रहे हैं, किसी और को पकड़ रहे हैं, तो आप इनको फिर बाकियों को भी पकड़े, तो आप फौरी तौर पे उन्होंने कहा इसका बंदोबस्त पहले ही कर दें। पहले मुझे एक बात बता दें जरा, अगर हम आइन और कानून के तहत बात करें तो जुर्म करना, कोई भी जुर्म करे, यह हमारा मजहब भी कहता है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चोरी क्या तसव्वुर भी करे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल कायम की और फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी बेटी भी ऐसा करे तो उसके भी हाथ काट दो। तो जब इस्लाम हमें इस बात का दर्ज देता है, जब इस्लाम में हमें यह कहा गया है कि जनाब कोई भी हो, चाहे वजीर आजम हो, उस पर ज्यादा जिम्मेदारी है, वजीर आला हो, उस पर ज्यादा जिम्मेदारी है, अपोजिशन लीडर हो, उस पर ज्यादा जिम्मेदारी है, अवाम के वोट लेकर असेंबली की ठंडे ठंडे ईवानों में बैठने वाले अरकानी असेंबली हो तो उन पर ज्यादा जिम्मेदारी है। हाँ, ना पकड़े आप उस गरीब आदमी को, ना पकड़े आम शख्स को, ना पकड़े जिसे शायद जिसका इतना कसूर भी नहीं है। ये क्या कानून आपने बना दिया कि रुकने असेंबली नहीं पकड़ा जा सकता? क्या ये इस्लाम के मुताबिक है? क्या ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है? क्या ये 73 के आइन के मुताबिक है? क्या इससे आप कानून को, आइन को बिल्कुल आपने साइड पे नहीं रख दिया? अगर सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्वस जज का एहतसाब हो सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसके खिलाफ सब कुछ हो सकता है, तो फिर ये किस जगह का कानून है कि जनाब को यह दायरा, नैब का दायरा जो है वो नहीं गिरफ्तार कर सकता रुकने असेंबली को, नहीं गिरफ्तार कर सकता सेनेटर को, तो फिर खत्म करे उस दायरे को। यह कह देना कि जनाब कोई भी दायरा जो है रुकने असेंबली को, सेनेटर को, वजीर को, फलां को, हमने तो जीप बना रखा है, जो सदर पाकिस्तान बन गया उसको जनाब इस्तना हासिल है, जनाब उसको नहीं आप पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? अगर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया जा सकता है, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया जा सकता है, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया जा सकता है, तो फिर क्यों नहीं सवाल किया जा सकता? क्यों नहीं उनका एहतसाब किया जा सकता? हम सियासत 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 नहीं, अच्छा, मुझे फायदा दो, हमें लूटने दो, सियासत और फायदे की अगर बात करें, जारी करो। खैबर पख्तूनख्वा में आपको याद होगा कि जब असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा था तो फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं, जो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान थे तब,
वो बारहा मौक़ों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे थे कि वफाक को इंटरफेयर करना चाहिए इसमें। अब जब वो इजलास बुलाना चाह रहे हैं, रिक्वेजिशन गई है, उसके ऊपर उन्होंने दस्तखत करने से बतौर गवर्नर इनकार कर दिए हैं, तो उन्होंने स्पीकर को वो दरख्वास्त भिजवाई हुई है। तो अब इजलास ना बुलाने की वजूहात क्या सामने आती हैं? आपने सुना हुआ है ना, आप तो बहुत अच्छे शायर भी हैं, बड़े बड़े आपके पास शेर भी होते हैं कि हम वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो बात यह है कि उस वक़्त इनका एक मफाद था। मफाद ये था कि फैसला एक आया हुआ था, इन्होंने हलफ उठवाना था, 1 2 4 सेनेटर बनवाने थे, अपना फ़ायदा उठाना था। फ़ायदे के लिए इजलास बुला रहे थे, KPK के लिए नहीं। आप KPK के जो मसाइल आज बयान किए गए हैं, KPK ने जो पैसा वफाक से लेना है, अगर पंजाब को कोई सहूलत मिल रही है, अगर सिंध को कोई सहूलत मिल रही है, अगर बलोचिस्तान को कोई सहूलत मिल रही है, तो वो सहूलत KPK को भी मिलनी चाहिए ना भाई। हाँ, ये पाकिस्तान है, ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। तमाम सूबों के साथ मुश्तरका जो है ना सिलसिला होना चाहिए। अब करीम कुंडी साहब को ले ना लाइन पे, पूछिए उनसे कि क्यों नहीं इजलास बुलाया जा रहा, आप क्यों नहीं इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन पर दस्तखत कर रहे, आखिरकार वजह क्या है, कौन सा ऐसा खतरा आ गया है कि इजलास बुलाएंगे तो ये हो जाएगा। भाई गवर्नर साहब का ये फर्ज है, उनके फराइज में शामिल है कि अगर असम्बली के इजलास के लिए रिक्वेजिशन जाए, हाँ अगर वो समझते हैं ये इजलास नहीं होना चाहिए, तो फिर उस पर वो इतराज लगाकर भेजे जो इतराज बनता है। क्यों ये भूलते हैं? इसी पंजाब के अंदर याद है ना आपको, जब पंजाब के गवर्नर जो अब गिरफ्तार हैं, साबिक गवर्नर, उनके मुतल्लिक ये क्या कहते थे, याद है आपको? जी याद है, अच्छे आपको याद है कि यही लोग बाकी जगहों पे क्या कहते थे? तो यासर साहब, बात यह है, अपनी ज़ात पे बात आए तो कुछ नहीं होता, अगर अपनी ज़ात पे बात ना आए तो फिर सब कुछ होता है। ये मुफादात की जंग लड़ी जा रही है, कोई नहीं इस पाकिस्तान की जंग लड़ना, किसी को आवाम की फिक्र नहीं है। किस तरह गर्मी में आवाम मर रही है, किस तरह भूख में आवाम मर रही है, किस तरह लोग जो है बेचारे बेरोजगारी में गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर यह है कि इसको इक़्तिदार से हटा दो, इसकी सियासी जमात ख़त्म कर दो, इसको जेल के अंदर फेंक दो, इसे जेल से निकाल लो, इसे फलां कर दो, इसे फलां कर दो। ये मुझे पसंद नहीं है, ये तुम्हें पसंद नहीं है, जिसको जो पसंद नहीं है उसे ख़त्म कर दो। ये हो रहा भाई। बात यह है कि कितने दिन वो रिक्वेजिशन पे साइन नहीं करेंगे, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, लेकिन वो ना भूलें एक कानून मौजूद है और स्पीकर के पास एक इख्तियार भी मौजूद है। आपको अगली खबर भी दे दूं, एक लेटर लिखा जाएगा अगले 24 घंटे के बाद, वो लेटर अमीर मकाम साहब को भी लिखा जाएगा, इख्तियार वली साहब को भी लिखा जाएगा, वो लेटर जमीयत उलमा इस्लाम को भी लिखा जाएगा, वो लेटर उन तमाम सियासी जमातों को जिसमें ऐमन वली खान साहब शामिल हैं उनको भी लिखा जाएगा। और उस लेटर में लिखा जाएगा अपने सियासी इख्तलाफात, अपने नजरियाती इख्तलाफात हम बिल्कुल रखें, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ें, सब कुछ जायज़, लेकिन अपने सूबे के हकूक के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये लेटर की तैयारी भी हो रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अंदर मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब वो शामिल हो जाएंगे, तो आपको ये शमूलियत कब तक दिखाई देती है, और अगर ये शमूलियत हो जाती है तो फिर इसकी हैयत में तब्दीली क्या होगी? देखिए, मेरे पास जो इतला है ना, वो मेरे पास इतला ये है कि सारे मामला मुकम्मल हो चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई इस पर बहुत मेहनत कर चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब की 2 मुलाकातें इस ज़िमन में मौलाना साहब से हो चुकी हैं और बाकी तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की हाफिज़ नईम अहमद साहब से मुलाकातें हो चुकी हैं। सही। जिसके बाद बहुत जल्द आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि एक बड़ा अपोजिशन इत्तेहाद बनेगा, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, दोनों जगहों पर ये इत्तेहाद होगा
और तहरीक इंसाफ इसमें यहां तक तैयार है कि वो इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, यानी वो इसकी सरबराही नहीं चाहेगी। कोई भी सरबराह बन जाए, कोई भी सरबराह बन जाए, वो इसकी सरबराही नहीं चाहेगी, सिर्फ और सिर्फ चाहेगी वो नुमाइंदगी चाहते हैं उसमें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर मजीद बात होगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जो हुकूमती तरजीहात हैं वो हुकूमती तरजीहात में अवामी मसाइल के साथ तक शामिल हैं। ये आपस का टकराव है जो सियासी तौर पे है, जिसमें नज़रियाती इख्तलाफात भी हैं। ये अनरेस्ट कब ख़त्म होगा, या एक दूसरे से तहफ़्फ़ुज़ात कब ख़त्म होंगे, या खदशात कब ख़त्म होंगे और आवाम के मसाइल के ऊपर तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि अवाम जो है वो मसाइल से दो चार है और अवाम के आस पास जिस हद तक बगूला रक्स करता हुआ आता है, तो उसमें से मसाइल अगर ढूंढने लग जाएं तो मसाइल तो आपको हर तरफ मिलेंगे, लेकिन उनका हल आपको किसी तरफ दिखाई नहीं देगा। और जो हल होगा वो किसी दूसरे के कंधे पे रख के चलाने की कोशिश की जाएगी कि हल जो हम निकाल सकते थे उसमें रुकावट ये लोग थे। अब वो रुकावटें किस हद तक दूर होंगी, इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। दानियाल चौधरी साहब, जिसकी हुकूमत हो सभी को मालूम होता है कि CM कौन है, पार्टी सदर कौन है, लेकिन अब ये क्लीन पंजाब के हवाले से आपको भी मालूम होगा, ये लाहौर के कुर्बो जवार में या मॉल रोड के ऊपर या उसके अतराफ़ में जितने भी फ्लैक्सेस लगे हुए हैं उस पर मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीर भी है, उसमें नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर भी है, साफ़ सुथरा पंजाब के स्लोगन से। तो ये तस्वीर का मकासद क्या होते हैं और उससे हासिल क्या हो जाता है, क्योंकि मालूम तो सभी को ही है कि नून लीग की हुकूमत चल रही है। देखिए जी, पॉलिटिकल बंदे के लिए सबसे बड़ी माइलेज ये होती है कि जब वो काम करे तो नज़र आए, और हम वाहिद हुकूमत हैं जिसने हमेशा काम किया और हमारा काम नज़र भी आया, और उसी काम ने हमें हमेशा हमारी गारंटी भी ली और लोगों को पता भी है। देखिए, आज मैं अगर चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करूं तो किसी का कोई मुवाजना ही नहीं है कि जिस तरह यहाँ पंजाब में काम हो रहा है और सूबों के जो कंपैरिजन करें। यहाँ हमेशा डिलीवरेंस की सियासत हुई है। हमने पंजाब में भी कुछ दिन पहले सिंध गया हुआ था, मैं तो उन बेचारों का हाल देख के परेशान हो जाता हूँ। जो रोडें हैं, लाइटें, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो उनकी बिजली की तारों के मसले हैं, जो उनके पानी के मसले हैं, अल्लाह का शुक्र वो जो जिसको लाइटों का शहर कहते थे, अगर आज उससे मुआवजा करें आप पंजाब का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। पंजाब इज वे फार अहेड। वो टैक्स कलेक्शन हो, वो रेवेन्यू जनरेशन हो, बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज हो, और इंशाल्लाह ये चीज़ें इसी तरह चलेंगी। और जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो देयर पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, कि आपको लोगों को पता भी हो कि काम कौन करवा रहा है। यहाँ तो लोगों ने जी खाली ट्यूबवेल्स इफ्तिताह करने के ऊपर लोगों ने लाखों रुपए के बैनर्स लगवाए और करोड़ों की फंडिंग करवाई। हम तो काम करके डिलीवर कर रहे हैं और इंशाल्लाह डिलीवर करते रहेंगे। सारा साहब, एक बात तो बताइएगा, एक कानून पास कर लिया कौमी असम्बली ने कि किसी MNA को, किसी सेनेटर को जो नैब अब गिरफ्तार नहीं कर सकती, कॉल ऑर्डर पे भी नहीं, इंक्वायरी पे भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या ये पाकिस्तान के आइन में ये चीज़ मौजूद है? क्या हमें इस्लामी नुक्ते नज़र से इस चीज़ की इजाज़त है? दानियाल चौधरी साहब, एक तो इस पे कमेंट कर दीजिए, ये जो राना साहब ने सवाल किया। दूसरा ये कि आपकी अपनी कम्युनिटी है, ये वकला कम्युनिटी, तो आप बरसर इक़्तिदार भी हैं, तो उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं हमारे ऊपर 780 के मुकदमात किए गए तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद के ऊपर भी, और हुकूमत वक्त में से उनको क्या सपोर्ट किया जा रहा है या उनकी मुखालिफत की जा रही? देखिए, पहले तो काइंडली मुझे आप ड्यू टाइम दे दें मेरा, कि आपने कहा था कि सेगमेंट है, तो मेहरबानी करके आई वुड नीड माई टाइम ऑल्सो। देखें, जहाँ तक बात है, पूरा क्वेश्चन ही आप बुला दिया आपने। जहाँ तक बात थी पिछले सवाल की कि जो लॉ का, जो नैब की तरमीम की तरफ जा रहे हैं, देखें लॉ का एक मैक्सिम है, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। ये पूरी दुनिया में ये मैक्सिम फॉलो होता है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। आपकी इंक्वायरीज होती हैं, इंक्वायरी स्टेजेस के ऊपर चीज़ें फॉर्मुलेट होती हैं, विटनेस अपना रोल प्ले करते हैं, ट्रायल शुरू होता है और उसके बाद आपको सज़ा होती है।
अनफॉर्चुनेटली यहाँ क्या तरीका हो गया है कि आपको पहले पकड़ लेते हैं, पूरा आपको 2-2.5 साल शायद खान अब्बासी साहब जैसे बंदे और लोगों को जिस तरह उठा के बंद किया रखा, और 2 साल बाद नैब ने कहा या सोचा कि इनके ऊपर केस नहीं बनता, तो आपने छोड़ दिया उनको। मैं खुद आपको अगर बताऊं कि इट टुक मी 2 years टू प्रूव कि जो मेरी नानी है वो मेरी मुलाजमा नहीं, मेरे नाना मेरे गार्ड नहीं, और मेरे मामू मेरे ड्राइवर नहीं। 2 साल लगे इस चीज को प्रूव करने में। तो देखिए, आप जो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही ये कि आपका ट्रायल चले, चीजें सामने आए और फिर आपको सजा हो, और उसी जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में चलता है, और तभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म होगी। मैं एक चीज बड़ी स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, लेकिन बसद एहतराम दानियल चौधरी साहब, जब आपके मुखालिफिन उठाए गए इसी नैब के केसेस में, तोशाखाना केस में जब उठाए गए, पाबंदे सलासिल रखे गए, वहीं पर ट्रायल हुई, बाद में सजा हुई, तो वो जो मुद्दत है उनकी उस गिरफ्तारी की, उसकी तौजीहात तब नहीं बयान की जा रही थी। लेकिन अब जब एहतसाब अदालत के अंदर केसेस लगे हुए हैं जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब को बतौर सदर इस्तिस्ना दिया गया, बर्रियत की दरख्वास्त नवाज शरीफ साहब ने दी हुई है, उधर यूसुफ रजा गैलानी साहब भी एक दरख्वास्त लेके पहुंचे हुए हैं, तब ये बातें होती। मैं ये नहीं कहता कि ये आप अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो जब वक्त आता है और टाइमिंग मैटर करती है तो वहां पे फिर बात जो है वो अपने आप पे आ जाती है कि ये आप अपने लिए कर रहे हैं। देखिए, अपने लिए तो अभी कोई केस पेंडिंग है नहीं। नंबर 1, मोस्टली चीजें थी वो जो जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइज हमने जेलें काटी हैं, हम दोबारा उनमें जेलें नहीं काट सकते। हमें बेलें हो गई हैं सब बंदों ने। मेरी पार्टी का कोई ऐसा बंदा नहीं है, मुझे यू वुड नॉट नेम अ सिंगल पर्सन हु इज नॉट फेस द जेल्स, ठीक है ना। अब तो जो हम कर रहे हैं वो बात ये हो रही है कि देखिए, मैं एक चीज स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द पंजाब में उस तरह करप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर जो करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी या कोई और करती हो तो करती हो, सियासत जो दान जो होते हैं यूजली उनके कंट्रोल में इतनी चीजें होती ही नहीं, और यूजली मोस्टली केसेस में सिवाय उक्के दुक्के जो ऊपर बहुत हाई लेवल पे बैठे होते हैं, उसके अलावा जो है इतनी पावर में चीजें नहीं होती। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, मैं एज ए वकील बात कर रहा हूं कि दुनिया भर में यही होता है कि आप लोगों की इज्जतें ना उछालें, वो तहरीक इंसाफ हो, वो JUI हो, वो पीपल्स पार्टी हो, कि देखिए मैं अगर पॉलिटिक्स में हूं, आई एम अ वेरी वेल सेटल्ड मैन, आई हैव माई ओन बिजनेस, आई हैव माई ओन वर्क। मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए, मैं से मतलब कोई भी पॉलिटिकल बंदा, ये मेरी बहन है, कोई भी है, जब हम अपना टाइम देते हैं, हम अपने लोगों के साथ दिन रात उनके लिए हाजिर हैं, तमाम पॉलिटिकल लोग, वो किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, तो जब वो बरसरे इक़्तिदार ना हो तो उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आई एम अगेंस्ट इट इज ये PTI हो या कोई और जमात हो, तो इसलिए ये मैक्सिम जरूरी है। दूसरी बात आपने साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है, बुखला के इशू आपने बड़ी अच्छी बात की, मेरा इसी में एक छोटा सा सवाल है, अगर अरकान असम्बली को ये सहूलत मैसर है तो उन अरकान असम्बली को मुंतखब करने वालों को ये सहूलत मैसर क्यों नहीं? तो है ना, ये तो पहले बात आपको, आई डोंट नो इफ यू नो इट और नॉट, दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट, और इसके ऊपर जिसमें ब्यूरोक्रेसी का भी है और आम कानून का भी है। देखिए, आपका एक फौजदारी सिस्टम में एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है। नैब जो है एक ड्रैकोनियन लॉ है जिसको लाया गया, और जो आपने बात की बिल्कुल वो सिस्टम, वो चीजें, वो गुंजाइश हैं, और बिल्कुल वो लॉ में भी है। और पाकिस्तान की आफ्टर जो अभी लास्ट पिछली गवर्नमेंट थी उसमें काफी अमेंडमेंट्स हुई, और दिस वाज वन ऑफ द अमेंडमेंट्स। अब आपने बात की थी, मैं दानियल चौधरी साहब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं, बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।